हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। यूपीएसआई की परीक्षा में मूल विधि एक बहुत गंभीर विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनको हमने कवर कर लिया है। और अब उसी श्रेणी में बढ़ते हुए हमारे थोड़े बहुत एक्ट बचे हुए हैं, जिन एक्ट्स में से एक इम्पोर्टेंट एक्ट है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सन 1988। इस अधिनियम को समझना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप इन चीज़ों को बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय इन चीज़ों में लग जाएगा। तो केवल जो जितना ज़रूरी है, जितना पढ़ के आपको काम चल जाएगा, जिनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो मेहनत आपके लिए राम जी की पाठशाला कर रही है। वो मेहनत आपके लिए राम, आपका दोस्त, आपका टीचर, आप जो भी कहना चाहो, भाई, दोस्त, गुरु, जो भी समझो, मैं कर रहा हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखो पीडीएफ पॉसिबल नहीं है। अब मैं बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहा हूँ तो पीडीएफ पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को यहीं से स्क्रीनशॉट लेके और यहीं से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब चर्चा शुरू करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हमारी ना हो, बहुत छोटी छोटी वीडियो में सब क्लियर हो जाए। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्या है? भ्रष्टाचार निवारण, देखो जो लोक सेवक होते हैं, सामान्यतः जो लोक सेवक होते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, वो जब अपने कार्य को करने के लिए, जिनके लिए वो पद पे बैठे हैं, जिन कार्यों को, जिन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वो पद पर बैठे हैं और उनके लिए सरकार द्वारा उनको पारिश्रमिक वेतन वगैरह दिया जा रहा है, परंतु फिर भी वेतन के अलावा भी जब उस कार्य को करने के लिए वो किसी व्यक्ति से धन लेते हैं, पैसा लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, जायदाद लेते हैं, एसेट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वह रिश्वत के तौर पर चली जाती है। तो ये एक गंभीर समस्या भारत में बनी हुई थी और भ्रष्टाचार निवारण संबंधी अधिनियम आईपीसी में भी थे, पर आईपीसी में जितने जो सेक्शंस थे वो सफिशिएंट नहीं थे, तो अलग से एक अधिनियम की आवश्यकता पड़ी, जिस अधिनियम का नाम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। 49 क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 49 क्रमांक 49। देखो 1988, देखो ये क्या होता है, 49 क्या है? 49 है कि जो 1988 था, 1988 में संसद में ये कौन से नंबर का बिल था? तो 49वें क्रमांक का ये बिल था आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसके बारे में देखते हैं। अब कुल कितने अध्याय हैं? कुल 5 अध्याय हैं। जितना जरूरी है उतना बता रहा हूं, आप धीरे से समझ लीजिए, फटाफट अच्छे से। धाराएं कितनी हैं? कुल 31 धाराएं हैं। किसी भी अध्याय के बारे में आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए वो उसकी लागू तिथि, उसकी प्रवर्तन तिथि का पता होना ज़रूरी है। अब अध्याय 5 है, धाराएं 31 हैं, और ये पारित कब हुआ, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा साइन कब किया गया, अधिनियमित कब हुआ? तो 9 सितंबर 1988 को हुआ, जबकि ठीक 3 दिन बाद 12 सितंबर 1988 को उसको लागू कर दिया गया। हम लोगों ने सामान्यतः देखा है कि जब कोई अधिनियम बनता है तो लगभग उसके 1 साल बाद वो लागू होता है, परंतु यहाँ पर देखो क्या है, केवल 3 दिन के अंतराल पर ही इसको भारत में, संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, लागू कर दिया गया और आपका इसमें अब इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा रही होगी, तभी एकदम लागू कर दिया गया। विस्तार कहाँ पर है? विस्तार संपूर्ण भारत में। भारत में तो है ही, भारत से बाहर भी है, भारत से बाहर भी है। किन लोगों पर? सभी भारतीय व्यक्तियों पर। भारत से बाहर भी सभी भारतीय व्यक्तियों पर ये लागू होता है। अब भारत से बाहर की आवश्यकता क्या आन पड़ी? बिल्कुल आन पड़ी, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी लोग, लोक सेवक जो होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, वो विदेशी दूतावासों में भी काम करते हैं, एम्बेसीज में काम करते हैं, अलग अलग विभागों में काम करते हैं। तो उन भारतीयों पर भी ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रभावी है, वहाँ तक उसका विस्तार है। तो संपूर्ण भारत में और भारत से बाहर सभी भारतीयों पर है। सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम की दूसरी धारा कुछ परिभाषाओं को अपने में समेटे होती है, और उसी में धारा 2 जो परिभाषाओं की बात करती है, धारा 2A सेक्शन 2A 2 का निर्वाचन से संबंधित बात करती है कि निर्वाचन क्या चीज़ है। अब निर्वाचन क्या है? संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरणों के सदस्यों के चयन के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसको निर्वाचन कहा गया है। किसमें? सेक्शन 2A में।
क्या बात है कि संसद के सदस्यों का चयन करना है, विधानमंडल के सदस्यों का चयन करना है, स्थानीय प्राधिकरण या न्यायपालिका, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, या कोई अन्य प्राधिकरण है, कोई भी अन्य प्राधिकरण है, अगर उसके सदस्यों का चयन करना है, उनके सदस्यों को चुनना है, तो वह प्रक्रिया है ना, या वह माध्यम, वह कोई भी माध्यम जिनके माध्यम से, वह कोई भी माध्यम जिसके माध्यम से, वह कोई भी मीडियम, वह कोई भी तरीका जिसके माध्यम से इन सदस्यों का चयन किया जा सके, उसको क्या कहा जाता है? उसको निर्वाचन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सेक्शन 2B बात करता है, सेक्शन 2ख बात करता है लोक कर्तव्य की। लोक कर्तव्य, लोक कर्तव्य ऐसा कार्य या ऐसा कर्तव्य होता है, लोक कर्तव्य ऐसा कार्य या ऐसा कर्तव्य होता है जिसके निर्वहन में, यानी कि जिसको पूरा करने में, जिसको करने में राज्य का, जनता का या समस्त समुदाय का हित होता है। यानी कि ऐसा काम जिससे देश का भला हो, राज्य का भला हो। ठीक है, मैंने कितनी बार बताया है, जब भी राज्य शब्द विधि में, कानून के मायनों में प्रयोग होगा तो उसका संदर्भ आप देश से लेंगे, राष्ट्र से लेंगे, कंट्री से लेंगे, भारत से लेंगे। तो राज्य का भला होता हो, राज्य की जनता का भला होता हो या समस्त समुदाय के हित में हो, तो ऐसा कार्य लोक कर्तव्य कहलाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन 2C 2ग लोक सेवक की परिभाषा है। एक बहुत लंबा चौड़ा एक दिया हुआ है, कौन लोक सेवक है, कौन नहीं है। और आपको पता है कि आईपीसी सेक्शन 21 भी लोक सेवक के बारे में बात करता है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2C भी लोक सेवक के बारे में बात करता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखनी है चीजें। जहां पर आईपीसी के साथ में, मतलब जहां पे दो जगह, दो अधिनियमों में बात आई हो, जैसे अपराध की परिभाषा, अपराध आईपीसी 40 और आपका सीआरपीसी 2N, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एक आई थिंक अभी थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है, आईपीसी 65 और आपका सीआरपीसी 120, मतलब 100-120 के आसपास है, वो मेरे भी थोड़ा दिमाग से निकल गया है। उसमें क्या है कि अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो आपको कारावास जितना होना है। माना क्या, किसी भी अपराध के लिए कि भाई 1 साल का जुर्माना है और इतना, 1 साल का दंड है और इतना जुर्माना है, तो अगर जुर्माना नहीं देते तो जो कारावास है उसका 1/4 दे दिया जाता है। तो जो मतलब कॉमन आ रहा है चीज़ें, उन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखो, जब भी कोई भ्रष्टाचार संबंधी मामला आता है तो उसकी सुनवाई कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन इसकी सुनवाई करेगा, कौन इन मामलों की सुनवाई करेगा? तो भ्रष्टाचार संबंधी जब भी मामला आता है तो सेक्शन 3 बात करता है विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। यानी कि इसमें देखो, कोई भी मामला आ रहा था, आईपीसी के अंतर्गत कोई भी मामला आ रहा था, तो और उसकी प्रक्रिया सीआरपीसी में चल रही थी, तो उसके लिए पूरा सीआरपीसी में बताया गया था कि भाई द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, और अगर आपका महानगर है तो महानगर मजिस्ट्रेट है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है। उसके ऊपर चले जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका सहायक सेशन जज हो जाएगा, अपर सेशन जज हो जाएगा। तो वहाँ पे स्पेशली कुछ लिखा नहीं है, बट अगर भ्रष्टाचार संबंधी मामला है तो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, स्पेशल जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। किसके मामलों में? भ्रष्टाचार के मामलों में। और ये विशेष जो जज होंगे, जो विशेष स्पेशल जजेस होंगे, ये क्या काम करेंगे? इस एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी शास्तियां हो रही हैं, केवल उनका विचारण करेंगे, केवल उनका विचारण करेंगे। तो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति सेक्शन 3 में है, और ये विशेष न्यायाधीश क्या काम करेंगे? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत होने वाले प्रत्येक अपराधों का विचारण करेंगे। देखो, 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। जब कोई अपराध घटित हो जाता है तो सबसे पहले होता है अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है इंक्वायरी का, जांच का। जांच करने का काम होता है न्यायालय का। यानी कि जो पुलिस अधिकारी ने क्या काम किया है, पुलिस अधिकारी ने जो इन्वेस्टिगेशन करके मामले को फाइनली चार्जशीट बना के भेजा है न्यायालय में, उसके बाद क्या होगा आपका, न्यायालय ये देखेगा कि मामला बनता भी है कि नहीं। मैं सीआरपीसी में पढ़ा के आया हूं कि मामला बनता भी है कि नहीं। जो ये केसेस इस पे लगा रहे हैं, जो धाराएं इस पे लगा रहे हैं, क्या मामला बनता है कि नहीं। तो मामला बनता है कि नहीं, ये है जांच। और विचारण, ट्रायल,
ट्रायल में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, इंक्वायरी भी हो गया, ट्रायल अब चल रहा है, तो जिस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है, जिस पर आरोप लगाए गए हैं विक्टिम द्वारा, एक्यूज्ड जो है, तो एक्यूज्ड के दोष सिद्ध होने में और दोष मुक्त होने के लिए जो पूरी न्यायिक कार्यवाही होती है उसको विचारण कहा जाता है, उसको ट्रायल कहा जाता है। अब इन विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये विशेष न्यायाधीश का क्या मतलब है? मतलब सड़क से उठा के ले आएंगे कि भाई चलो यार तुमको भ्रष्टाचार संबंधी मामला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा कैसे? या तो मजिस्ट्रेटों को, दंडाधिकारियों को, जेएमएससी, जेएमएफसी है ना, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनमें से चुनना पड़ेगा, या फिर जजेस में से चुनना पड़ेगा। तो किन को चुना जाएगा? जजेस को चुना जाएगा। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तो या तो सेशन जज हो सकता है, जिसको जिला जज कहा जाता है, सत्र न्यायाधीश, अपर सेशन जज। देखो, सेशन जज और अपर सेशन जज केवल कहने मात्र के लिए पद अलग अलग हैं, क्योंकि सेशन जज, अपर का मतलब होता है दूसरा, अपर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। तो एक सेशन जज से कभी भी काम नहीं चलता, तो उसकी सहायता के लिए जो हाई कोर्ट है, राज्य का हाई कोर्ट है, वो क्या काम कर सकता है? मतलब जितने चाहे उतने अपर सेशन जजों की नियुक्ति कर सकता है। और आपने देखा भी है सीआरपीसी में, जब हम लोग गए थे तो सीआरपीसी में सेशन जज और अपर सेशन जज की शक्तियों में और दंड शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं था। जो दंड सेशन जज दे सकता है वही अपर सेशन जज दे सकता है। तो ये विशेष न्यायाधीश कौन हो सकते हैं? या तो सेशन जज होगा, या अपर सेशन जज होगा, या सहायक सेशन जज होगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद सेक्शन 4 बात करता है कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों का विचारण केवल विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाएगा। 3 में क्या है? विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार करेगी। और कौन कौन हो सकते हैं? वो जो सेशन जज हो सकते हैं, अपर सेशन जज हो सकते हैं, और आपके सहायक सेशन जज हो सकते हैं। सेक्शन 4 बोल रहा है ये एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों का जो विचारण होगा, जो ट्रायल होगा, उसको कौन करेंगे? केवल विशेष न्यायाधीश जो स्पेशली अपॉइंट हुए हैं इन मामलों के सुनने के लिए, इन मामलों के ट्रायल के लिए, वही केवल इसकी सुनवाई करेंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई अगर दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है तो मुंबई का विशेष न्यायाधीश नहीं, उसी क्षेत्र का विशेष न्यायाधीश उसी क्षेत्र का होगा। यानी कि जैसे आप मानो लखनऊ में कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ है, और लखनऊ तो आपका महानगर में चला जाएगा, ठीक है, वो तो अलग बात है। तो वहाँ पे जो सेशन जज होंगे, आपके जो आपके अपर सेशन जज होंगे, जो आपके सहायक सेशन जज होंगे, उन्हीं को विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाएगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, और वही सुनवाई करेंगे। यानी उसी क्षेत्र के होंगे, उसी क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश सुनवाई कर पाएंगे। उसके बाद सेक्शन 4 का 4th पार्ट, 4 सेक्शन 4 या 4D कह सकते हैं आप इसको। अब ये है कि अपराधों का दैनिक विचारण। आपने देखा होगा कि आप कहाँ जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे कि जज साहब यहाँ पे मिलती हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसे चलता रहता है। तो आज मतलब 10 तारीख में हुआ, फिर 20 में होगा, फिर अगले महीने आना सुनवाई, फिर तब होगी। बट भ्रष्टाचार वाले मामलों में सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि अगर भ्रष्टाचार संबंधी कोई अपराध हुआ है तो उसकी दैनिक सुनवाई होगी, आपको रोजाना उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। 2018 के संशोधन के अनुसार क्या बात कही गई है कि विचारण प्रतिदिन होगा, रोज सुनवाई होगी, ट्रायल डेली चलेगा, और 2 वर्ष के भीतर आपको ये पूरा का पूरा मामला खत्म कर देना है। 2 वर्ष के भीतर आपको निर्णय पर पहुंच जाना है। ये बाउंडेशन रखी गई कि विचारण प्रतिदिन होगा, सुनवाई प्रतिदिन होगी, अदालत रोज बैठेगी, और 2 वर्ष के भीतर 2 साल के भीतर आपको क्या काम करना पड़ेगा? ये काम पूरा करना पड़ेगा। अगर किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है कि 2 वर्ष के अंतर्गत वह ट्रायल पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? यदि ट्रायल पूरा नहीं होता है तो लेखबद्ध करके, मतलब कि लिख के कि सर ट्रायल पूरा नहीं हो रहा है, और एक बार में 6 महीने तक इस मामले को बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक, मानो 2 साल 6 महीने बढ़ा दिया, 2 साल में पूरी नहीं हुई, उसके बाद लिखा कि 2 साल में पूरा नहीं हो रहा है, अधिक समय चाहिए, लेखबद्ध किया और 6 महीने बढ़ा दिया। ठीक है, 6 महीने बढ़ा दिया, परंतु 4 वर्ष से अधिक समय नहीं होना चाहिए। 4 वर्ष के अंतर्गत हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि 2 साल पूरे हो गए, अब 6 महीना अब बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो एक बार में 6 बढ़ाएगा, 2.5 साल हो गए, फिर पूरा नहीं हुआ, फिर 6 बढ़ा दिया, 3 साल हो गया, फिर पूरा नहीं हुआ, फिर 6 महीना बढ़ा दिया, एक बार में 6 महीना, 3.5 हो गया, फिर पूरा नहीं हुआ तो फिर 6 महीना बढ़ा दिया, अब हो गए 4 साल।
मतलब कि बस 4 बार से अधिक नहीं बढ़ा सकता, पर एक बार में क्या होगा, एक बार में 6 महीना ही बढ़ा सकता है। उसके बाद ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ। अपराधों का संज्ञान, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित जो भी अपराध हैं उन अपराधों के संज्ञानों से संबंधित है कौन सी धारा, धारा 5(1). और आपको मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको इंपोर्टेंट है, लिख लो। धारा 5(3) क्या कह रहा है कि विशेष न्यायालय, न्यायाधीश का जो न्यायालय होगा, जो विशेष न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति कहां पे हो रही है, सेक्शन 3 में कौन कौन हो सकते हैं वो पता लग रहा है। सेक्शन 4 में बात बोल रहा है कि भ्रष्टाचार संबंधी जो भी अपराध होंगे उनकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वारा होगी और उसी क्षेत्र के न्यायाधीश द्वारा होगी। और सेक्शन 5(3) में बात बोली जा रही है कि विशेष न्यायाधीश का जो न्यायालय होगा उसको क्या माना जाएगा, वो इक्विवेलेंट होगा किसके, सेशन न्यायालय। साफ सी बात है, जब बैठ ही रहा है कौन, जब बैठ ही रहा है कौन, सेशन न्यायाधीश ही बैठ रहा है, सेशन न्यायाधीश बैठ रहा है तो सेशन न्यायालय के बराबर ही वो चीज़ मानी जाएगी, चाहे फिर उसमें से कोई सा भी जज इसमें बैठा हो। और आपको एक बात पता होगी, जो लोक अभियोजक है, CRPC 24 लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको सरकारी वकील कहते हैं, और सेक्शन 25 CRPC सहायक लोक अभियोजक होता है। तो जो लोक अभियोजक होता है वो सेशन जज के यहाँ पर बैठता है और सारी की सारी न्यायिक कार्यवाहियों को देखता है, परंतु जो सहायक सेशन जज होता है वो मैजिस्ट्रेट के यहाँ पे बैठता है, दंडाधिकारी के पास बैठता है और वो क्रिमिनल मामलों की जांच देखता है। सामान्यतः जो दंडाधिकारी के सामने मामले होते हैं वो क्रिमिनल मामले होते हैं, वो फौजदारी के मुकदमे होते हैं, पर जिला न्यायालय में या सेशन न्यायालय में जो मुकदमे दायर किए जाते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। और अगर क्या होता है कि अगर कोई दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से हार जाता है तो वह अपील करके सेशन जज में सेशन न्यायालय में जा सकता है। तो विशेष न्यायाधीश का न्यायालय इक्विवेलेंट होगा सेशन न्यायाधीश के, और विशेष न्यायालय के समक्ष जो भी कोई अभियोजन चलाएगा, अभियोजन मतलब कि पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है, जो प्रकरण चल रहा है, उसकी जो प्रस्तुति करेगा वह व्यक्ति क्या किसके बराबर माना जाएगा, वह लोक अभियोजक के बराबर माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है बट अगली स्लाइड में पूरा हो जाएगा, देखते हैं कर लेते हैं। लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेना, लोक सेवकों को रिश्वत देना और भी ज़रूरी चीज़ों पर फिर उसके बाद आपका ये एक्ट ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत संक्षेप में आपको चीज़ें कराई हैं, आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेक्शन 7, 8 और 9, स्पेशली 7, 8, 9 वो रिश्वत लेने और देने संबंधी अपराधों से संबंधित है। धारा 7, 8, 9 लोक सेवक को रिश्वत लेने और देने संबंधित अपराधों से संबंधित है। सबसे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 7, लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए पारितोषिक से भिन्न परितोषण लेना। अब बहुत ज़्यादा एकदम डिफिकल्ट सी लैंग्वेज हो गई है, पर सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट है, पदीय कार्य यानी कि लोक सेवक जिस पद पे है, पब्लिक सर्वेंट जिस पद पे है, वो पुलिस में है, वो डीएम है, वो एसपी है, वो इंस्पेक्टर है, वो डॉक्टर है, जो भी मतलब जिस पद पर भी है और वो लोक सेवक है, और वो अपने काम को करने के लिए जो भी उसको काम है, डॉक्टर है तो इलाज करना है, पुलिस वाला है तो FIR लिखनी है, डीएम है तो उसके काम है, जो भी उसका काम है, अपना काम करने के लिए पारितोषिक से भिन्न। अब काम करने के लिए क्या है, पारितोषिक से भिन्न। पारितोषिक से भिन्न क्या है, मतलब आप एक तरह से वेतन ले लीजिए, है ना, वेतन ले लीजिए, पारितोषिक ले लीजिए, बोनस टाइप ले लीजिए, जो मतलब सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। और अपने काम को करने के लिए अपने वेतन से अलग, अपने बोनस से अलग, अपने भत्तों से अलग, वो भिन्न, पारितोषिक से भिन्न मतलब अलग परितोषण लेता है। परितोषण मतलब क्या होता है, रिश्वत लेना, ब्राइब। यानी कि लोक सेवक अपना काम करने के लिए अपनी तनख्वाह से अलग, जो भी उसकी सैलरी है, जो भी उसको पैसा सरकारी तरफ से मिलता है, उससे अलग यदि वह पैसा लेता है, यदि वह रिश्वत लेता है तो वह अपराधी माना जाएगा। सेक्शन 7 में है लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना। सेक्शन 8 में है, बहुत एकदम कठिन भाषाएं, उनको सिंपल में मैंने समझा दिया है, आप इसको भी समझ जाएंगे तो पेपर में आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, वो टाइप हो रहे हैं। लोक सेवक को रिश्वत देना, 7 में लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना अपराध है, 8 में लोक सेवक को रिश्वत देना। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक को रिश्वत देता है तो वह भी अपराधी माना जाएगा। और सेक्शन 9 में भी है,
लोक सेवक को वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत देना। 8 में तो है किसी व्यक्ति द्वारा रिश्वत देना लोक सेवक को, पर 9 में क्या है, लोक सेवक को रिश्वत ही दी जा रही है, पर कौन दे रहा है, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई वाणिज्यिक संगठन है, वो अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है, वो अपने फायदे के लिए लोक सेवक को पैसा दे रहा है। जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं कि सर हमको यहाँ पे कॉलोनी बनानी है, वो कहे नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता है, ये मतलब गैर कानूनी है। अरे साहब लो 1 करोड़ रुपये पकड़ो, अरे नहीं अब भी गैर, अरे साहब 10 करोड़ लो, ठीक है। तो अपना काम कराने के लिए वाणिज्यिक संगठन ने लोक सेवक को रिश्वत दी। अब लोक सेवक ने रिश्वत ली, वो तो साथ में आ जाएगा, पर जो रिश्वत दे रहा है वो भी अपराधी माना जाएगा। 8 में 9 में, 8 में कोई व्यक्ति और 9 में कोई भी वाणिज्यिक संगठन है। सेक्शन 11, सेक्शन 11 में क्या है, लोक सेवक कोई मूल्यवान चीज या कारोबार लेता है, यानी यहां पे तो है रुपया पैसा ले लिया। 11 में क्या है, लोक सेवक ले तो रिश्वत ही रहा है, पर किस रूप में ले रहा है, कोई मूल्यवान चीज ले रहा है, घर ले लिया, जमीन ले लिया, जायदाद ले लिया, गाड़ी ले लिया, कोई महंगा हार ले लिया, सोना मंगा लिया, चांदी मंगा लिया, तो ऐसा कुछ हो लिया, या कोई कारोबार ले लिया कि सर आप हमारा ये काम करा दो, आपको हम अपना बिजनेस का इतना शेयर दे देंगे, ऐसा कर देंगे। तो ऐसा अगर काम कर रहा है तो वह भी व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। और धारा 12 में, सेक्शन 12 में देखो, अब आपको बहुत दिमाग में आ सकता है कि सर सेक्शन कैसे याद रखें, आपको सेक्शन नहीं भी याद रहते कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक्ट से ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है, जो धाराएं पूछी जाएंगी वो आईपीसी और सीआरपीसी में पूछी जाएगी, नंबर पूछा जाएगा कि भाई इस नंबर में ये क्या है, इस नंबर में क्या है। पर एक्ट से सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, वो फैक्ट पूछे जाएंगे कि लोक सेवक को जैसे क्या है कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कौन कौन विशेष न्यायाधीश हो सकते हैं, कौन कौन अन्वेषण कर सकता है, ठीक है। और भी थोड़ा कभी पूछ सकता है, एक आध धारा पूछ सकता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे पूछ सकता है यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक को रिश्वत देता है या लोक सेवक रिश्वत लेता है तो कितना दंड मिलना चाहिए, या आगे सब चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें। तो धारा 12 में क्या लिखा है कि धारा 7 से लेकर 11 तक जो भी अपराध हैं रिश्वत लेने देने संबंधी, यदि इनका दुष्प्रेरण करता है, यानी कि उकसाता है, इनको रिश्वत लेने और देने के लिए उकसाता है, तो भी वह अपराधी माना जाएगा। और इस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो भी ज्यादातर दंड हैं वो 3 साल से लेकर 7 साल तक का कारावास है। 3 साल से लेकर 7 साल तक का कारावास है, चाहे रिश्वत ली हो चाहे रिश्वत दी हो, इसमें 3 साल से 7 साल तक का कारावास है। 7 में भी यही है, 8 में भी यही है, 9 में भी यही है, 11 में भी यही है, और दुष्प्रेरण के लिए भी सब में, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया है। दंड कितना है, 3 साल से लेकर 7 साल तक का कारावास उस व्यक्ति को हो सकता है। ये तो है रिश्वत लेना देना संबंधी। अब है सेक्शन 13, लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार। ये लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार, आपराधिक अवचार का मतलब है गलत तरीके से चीजों को यूटिलाइज करना अपने फायदों के लिए। आपराधिक अवचार क्या होता है, गलत तरीकों से चीज़ों को यूटिलाइज करना, उनका उपभोग करना, उनका उपयोग करना अपने फायदे के लिए, या कराना अवचार होता है। यदि कोई लोक सेवक है और उसको कोई संपत्ति दी गई है उसके फायदे के लिए, कि लोक सेवक के रूप में आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं, आपको ये चीज़ें दी जा रही है। सपोज करो कोई लोक सेवक है, उसको गाड़ी दी जा रही है, ठीक है, कोई अधिकारी है उसको गाड़ी दी जा रही है कि भाई तुम आओ जाओ, इससे ऑफिस जाओ, इधर आओ, इधर मतलब आसपास जाना है जाओ, पर वो क्या कर रहा है, उसमें स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। यानी कि क्या काम कर रहा है कि उसने देखा कि भाई ये तो एम्बुलेंस मिली हुई है, डॉक्टर है, डॉक्टरी गाड़ी है, भाई रोकेगा तो कोई है नहीं, इसमें स्मगलिंग करना शुरू कर दो, हथियार बेचना इधर शुरू कर दो, रोकेगा कोई है नहीं, सैल्यूट मार खड़े हो जाएंगे। तो और भी इस तरह का बहुत कुछ हो सकता है। यदि लोक सेवक को कोई संपत्ति आवंटित की गई है उसके लाभ के लिए लोक सेवक के रूप में, और वह उस संपत्ति का कपट पूर्वक उपयोग करेगा या कराएगा, तो उस व्यक्ति को दंड मिलेगा। 4 साल से तो कम नहीं होगा, 4 साल से कम नहीं होगा, और 10 वर्ष तक का दंड हो सकता है। यानी 4 साल से 10 वर्ष तक का दंड हो सकता है, पर 4 साल से कम नहीं, और 10 वर्ष तक का दंड उस व्यक्ति को हो सकता है। अब सेक्शन 17 की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं सब आपको इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं। अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति। अब देखो, जब भी कोई अपराध होता है तो अन्वेषण होता है, और अन्वेषण कौन करता है, अन्वेषण पुलिस करती है। अब इसमें यह देखा जाएगा कि देखो, सामान्य तो जो मामले होते हैं उनमें अन्वेषण इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कर लेते हैं, पर कुछ मामले ऐसे हैं, क्योंकि लोक सेवक का मामला है
और वहाँ पे समय अगर लोक सेवक है कि भाई इनकम टैक्स में कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, बड़े बड़े अधिकारी उसके सामने ऐसा ही चला जाए तो हो सकता है एक बार को वो हो जाए, मतलब अरे तुम भागो यहाँ से, ये वो फलाना दिमाग का। तो इसीलिए एक स्तर रखा गया हर चीज़ों का। तो कैसे अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन है? तो यदि दिल्ली पुलिस में है ना, दिल्ली क्षेत्र का मामला है, दिल्ली पुलिस बोल रहा हूँ मैं, है ना, दिल्ली क्षेत्र का मामला है तो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आ जाएगा। और दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, निरीक्षक रैंक का अधिकारी इन भ्रष्टाचार के मामलों में क्या कर सकता है? भ्रष्टाचार के मामलों में अन्वेषण कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास का मतलब चेन्नई से, मद्रास और अहमदाबाद से संबंधित मामला है तो वहां पर अन्वेषण करने की शक्ति है सहायक पुलिस आयुक्त के पास, यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी कि एसीपी रैंक का अधिकारी अन्वेषण करेगा। और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद से अलग दिल्ली में निरीक्षक करेगा, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद में एसीपी करेगा। और इनके अलावा संपूर्ण भारत में अगर कहीं भी करना है, क्या अन्वेषण करना है, तो उप पुलिस अधीक्षक करेगा, यानी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस करेगा, डीएसपी करेगा। परंतु अगर डीएसपी नहीं कर रहा है तो अगर महानगर मजिस्ट्रेट है, या महानगर मजिस्ट्रेट कहाँ होते हैं? महानगर मजिस्ट्रेट महानगरों में होते हैं। और महानगर कौन से होते हैं? सीआरपीसी सेक्शन 8, राज्य सरकार क्या काम कर सकती है? किसी भी नगर को महानगर घोषित कर सकती है जबकि उसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो गई हो। तो महानगर मजिस्ट्रेट क्या काम कर सकते हैं? या महानगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो न्यायिक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आदेश पर वहां पर निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी अन्वेषण कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 18, अगर बैंक की बहियां, बही क्या होती है? बही होती है जिसमें रिकॉर्ड रखते हैं लोग। देखो पहले लाला जो लोग होते हैं, अब भी लाला लोग होते हैं, वो दीपावली पर अपनी बहियों का पूजन करते हैं जिसमें वो लिखते हैं हिसाब किताब। तो अब तो सब कंप्यूटराइज हो गया, ऑनलाइन चला गया सब मामला। तो पहले बहियां होती थी, तो बहियों के बाद अब बहियां मतलब रिकॉर्ड्स है। अगर बैंक के लेन देन का रिकॉर्ड है और उसका निरीक्षण करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है, तो कौन इंस्पेक्शन कर सकता है? तो पुलिस अधीक्षक को यह शक्ति है कि वह बैंक की बहियों का निरीक्षण कर सकता है। पुलिस अधीक्षक कौन होता है? आपका सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी रैंक का अधिकारी बैंक की बहियों का निरीक्षण कर सकता है। परंतु मंजूरी कहां से लेनी पड़ेगी? अगर मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक से रिलेटेड है, कुछ ऐसा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? आपका मंजूरी देगी। और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट इसकी मंजूरी देगी। और सेक्शन 25 है, आखिरी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस एक्ट से मुक्त हैं, यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के किसी भी अधिकारी या सिपाही पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ना ही विचारण किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो विधियां होती हैं सेना की अपनी ही विधियां होती हैं और अपनी विधियों के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। आईपीसी सेक्शन 5 भी ये बात बोलता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आईपीसी से मुक्त हैं, क्योंकि सेना विधि लागू क्षेत्रों में वहीं की विधि लागू होगी, आईपीसी लागू नहीं होती है। तो आज हमने पढ़ा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। कल भी मैं आपके लिए एक अधिनियम लेके आऊंगा और इनको पूरा कराऊंगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।